वर्णमाला का आज ये दूसरा वीडियो होगा। अच्छा, कल हमने वर्णमाला की जब शुरुआत की थी तो हमने आपको परिभाषा से शुरुआत की थी। हमने बताया था कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है और मैंने कहा था कि परिभाषा से सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, कोई छात्र है उसने प्रैक्टिस सेट लगाया कहीं से, तो उसको पहले ही प्रैक्टिस सेट में दोस्तों वर्णमाला का सवाल मिल गया, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को पढ़े तो उसकी परिभाषा पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए दीजिए, एक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर दूसरी बात यहां से साथियों आपसे सवाल भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की दूसरी की। कल एक कंफ्यूजन था जो आप बार बार कह रहे थे कि सर आपने ए और ए को डिटेल में नहीं समझाया कि क्यों इसको संयुक्त कहते हैं और क्यों दोस्तों ये कंठ तालव्य होते हैं। तो ये हो गया और दोस्तों ये हो गया है ना, ओ और ओ। तो देखो, संयुक्त क्यों कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं। संयुक्त में ही छुपा हुआ है दोस्तों युक्त होके बना, मतलब दो स्वरों से मिलकर बना हुआ स्वर ही संयुक्त स्वर कहलाता है। तब ये संयुक्त क्यों है? इसलिए स्वर है, इसलिए संयुक्त है दोस्तों। यदि हम ए की बात करें तो ए को आप देखेंगे दोस्तों, ये आ और ई से मिलकर बनेगा। मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी हो, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है आ या ई, चाहे छोटा बड़ा कोई सा भी होगा। तब आप देखेंगे यहां से ए ही बनेगा। और जब ए बनेगा तो दोस्तों ये दो भिन्न भिन्न स्वर से मिलकर के बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। दूसरी बात आपने पूछी थी कि ओ को क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों आ और ऊ का कोई सा भी रूप, मतलब छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, ऊ हो या आ हो, बड़ा आ हो बड़ा ऊ हो, कुछ भी हो, आ और ऊ होना चाहिए। तब आप देखेंगे दोस्तों यहां से ओ बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये भी भिन्न भिन्न स्वर से मिलकर के बना है, इसलिए हमने इसको संयुक्त स्वर कहा है। और संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है, जो कि ये आपके सामने देख रहे हैं। दूसरा आपको कंफ्यूजन ये था कि इनको कंठ तालव्य कंठोष्ठ क्यों कहते हैं। तो जरा समझिए दोस्तों, कल मैंने आपको क्या बताया था कि कंठ जो स्वर होते हैं वो आ होता है और आ होता है और आ होता है। तालव्य की अगर हम बात करेंगे तो तालव्य में मैंने आपको बताया था कि ई होता है और बड़ी ई होता है। मूर्धन्य में मैंने आपको बताया था साथियों कि इसमें एक ही स्वर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? री से ऋषि बोलते हैं, जिसको हम री से ऋषि बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ओष्ठ स्वर और होता है एक, जिसको हम ऊ या बड़ा ऊ। तो ये मैंने बताया था आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था कि इन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं। तो पूरी जानकारी के साथ मैं आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूं और आपको भी ध्यान से समझनी है साथियों। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, वर्णमाला का एक सवाल आपसे परीक्षा में गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जरा देखिए साथियों, आ कहां से निकला है? तो आ निकला है कंठ से, आ निकला है कंठ से। और ई कहां से निकला है? ई निकला है तालव्य से, ई निकला है तालव्य से। अब दोस्तों, कंठ और तालव्य से जो अलग अलग स्वर निकल रहे हैं, उन्हीं स्वरों से मिलकर के बना है ए। तो दोस्तों संयुक्त तो यह था ही, लेकिन दोस्तों कंठ तालव्य से मिलकर बना है, इसलिए यह हो गया कंठ तालव्य। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कंठ तालव्य क्यों कहा था। तो कंठ तालव्य हो गया क्योंकि कंठ और तालु से बने हुए स्वरों से इसका निर्माण होता है। बात करते हैं इसकी, तो दोस्तों ये भी आप देखेंगे कंठ है, और ऊ को यदि आप देखेंगे तो ऊ जो है आपका वो हो जाता है साथियों ओष्ठ है, ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ ध्वनियों से जो बना हुआ स्वर है, जिसका निर्माण होता है साथियों कंठ और ओष्ठ ध्वनियों के मिलने से, तो वो कहलाता है हमारा कंठोष्ठ। वो क्या कहलाता है? कंठोष्ठ कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब ये आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इसके। तो हमने कल जो बात की थी आपसे, वो बात हम कर चुके थे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना, समझना भी है, सुनना भी है और आपको लिखना भी है। तो अब देखते हैं दोस्तों, संवृत स्वर आपसे पूछा जाता है कि संवृत स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे दोस्तों, ई याद रखेंगे, बड़ी ई याद रखेंगे, छोटा ए याद रखेंगे और बड़ा ए याद रखेंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, ये तो हो गया था हमारा जीव वाले में हो गया था ना अग्र स्वर। तो ई, उसमें क्या रखेंगे? ई, ऊ और ऊ। ठीक है, ये जो हो जाएंगे आपके, ये संवृत स्वर हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों अर्ध संवृत की। अर्ध संवृत में जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे साथियों, यहां से आ जाएगा आपका छोटा ए और छोटा ओ, ये आपका अर्ध संवृत में आ जाएगा। और यहां से सवाल बहुत कम आते हैं। आप समझ के चलिए कि वर्णमाला से अगर कोई सवाल आ रहा है तो 1% या आधा % यहां से आने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप यहां पर उतना ही ध्यान दें जितनी संभावना है, लेकिन जितना पीछे पड़ा चुके हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी व्रत की बात करेंगे तो बड़ा आ और बड़ा ए, बड़ा आ और बड़ा ए। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी
अर्धविव्रत हो जाए। ये आपसे पूछा जाता है कि अर्धविव्रत बताइए या समव्रत बताइए, तो इसलिए मैं आपको एक हल्का सा इशारा करके चल रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना और एक निगाह इस पे जरूर मार भी लेना, क्योंकि 1% ही सही लेकिन आने की संभावना रहती है। बात करते हैं दोस्तों अर्ध समव्रत की, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों छोटा आ आ जाएगा, ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा, ये आ जाएंगे दोस्तों इसमें। तो ये यहाँ से सवाल आने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे तो यहाँ से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों जो बात मैं आपको बताने चल रहा हूं ये बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए होने वाली है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 11 स्वर हमने पढ़े, लेकिन दोस्तों कुछ होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ध्यान से समझना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, बार बार यहाँ से सवाल आप पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना आप। अयोगवाह जो होते हैं वो दोस्तों वो होते हैं दो, एक होता है दोस्तों अनुस्वर और एक होता है आपका विसर्ग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों अनुस्वर। क्या नाम है इसका, अनुस्वर। और दोस्तों ये जो बनाया है हमने इसका क्या नाम है, इसका नाम है विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ से सवाल क्या क्या बनता है वो समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अयोगवाह क्या है, तो या तो आपको ये मिलेगा या यह मिलेगा, या दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा अगर आपसे यही पूछा है अयोगवाह किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चिन्ह आपको ना दे, आपको केवल ये लिखा हुआ मिल जाए देवनागरी लिपि में कि अनुस्वर और विसर्ग, तो इसलिए आपको दोस्तों इनके चिन्ह मिले या इनका नाम मिले तब आपको दोस्तों अयोगवाह में इनको लगाना होता है। अब दोस्तों अयोगवाह क्या होता है, किस लिए होता है, और दोस्तों हम इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो अयोगवाह जो है वो दो शब्दों से मिल करके बना है, अयोग प्लस वाह, अयोग प्लस वाह। एक एक बात को ध्यान से सुनना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वर्दी लेनी है, वर्दी दोस्तों आपको अपने शरीर पर देखनी है, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो दोस्तों कोई सब्जेक्ट मतलब हिंदी में से कोई भी आपका चैप्टर हो सकता है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। तो अयोगवाह, योग दोस्तों योग होता है जुड़ा हुआ, है ना, योग मतलब होता है जोड़ना। ए यदि आगे लग जाए तो बिना जोड़ का, है ना, मैं अयोग, योग में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ अयोग का, योग में नहीं है। और वहा का मतलब होता है दोस्तों जैसे नदी बहती है ना, बहा के ले जाना, तो उसी सेंस में यहां पर है इसका वहा। अब दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ ये समझ लेते हैं। पहले समझेंगे अयोग, फिर समझेंगे वहा। अयोग क्यों है, अयोग का मतलब ये है, आपने देखा मैंने आपको इनको स्वर में नहीं गिनवाया, और जब दोस्तों हम व्यंजन पढ़ेंगे तब मैं आपको इनको व्यंजन में भी नहीं गिनवाऊंगा। ना ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं अयोगवाह। इससे समझते हैं अर्थ क्या है। दोस्तों ये स्वर क्यों नहीं है हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल स्वरों की परिभाषा में बताया था साथियों, जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जो किसी भी दूसरे किसी भी अन्य वर्ण के संयोग से नहीं निर्मित होते वे स्वर कहलाते हैं। क्योंकि आपको पता है आगे हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी से थोड़ा सा हिंट बता दूं कि व्यंजन जो होगा वो स्वतंत्र नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों स्वर शामिल होता है, वो व्यंजन है, लेकिन स्वर में कुछ भी शामिल नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन साथियों आप अगर इसको देखें तो ये भी बना है दोस्तों दो वर्णों से, एक आ और प्लस आप देखेंगे एक बिंदी। ठीक है, तो जब स्वर की परिभाषा कहती है कि ये स्वतंत्र है, किसी के योग से नहीं बनता, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें बिंदी भी शामिल है, बिंदी में आ शामिल है, बिंदी में आ शामिल है, तो इसलिए दोस्तों ये स्वर नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं व्यंजन क्यों क्यों नहीं है। तो दोस्तों व्यंजन की परिभाषा है कि उसमें स्वर शामिल होगा। आप यहां पर देखेंगे इसमें स्वर तो शामिल है, तो इसके हिसाब से ये व्यंजन हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है। आप कोई भी एक व्यंजन देख लें जैसे का, तो का को आप अगर तोड़ के चलें, मतलब इसका विच्छेद कर दें, तो आप इसको देखेंगे आप बनाएंगे इस प्रकार से, का के नीचे लगाएंगे हलंत, क्योंकि हर एक व्यंजन में साथियों स्वर शामिल होता है। तो का में भी आ शामिल है, का में, खा में, गा में, जो भी आप बिना हलंत लगा के व्यंजन लिख रहे हैं उसमें आ शामिल होगा। तो वैसे ही का में साथियों अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो हलंत लगाने का मतलब है, इसको हम कहते हैं कि आधा कर दिया हमने, तो ये आधा का और इसमें से हमने निकाल दिया आ। तो ये व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक व्यंजन में जो स्वर आएगा उसका क्रम व्यंजन के बाद में आएगा। स्वर जो होगा साथियों वो बाद में होगा, ना कि पहले होगा। आ जो होगा यानी आ की बात चल रही है, का में ये शामिल है लेकिन का के बाद में आया है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आ जो है वो बिंदी से पहले आया है, तो इसलिए दोस्तों क्रम के आधार पर ना तो ये दोस्तों व्यंजन ही बचा
और दोस्तों संयुक्तता के आधार पर ना ही ये स्वर बचा। तो इसलिए दोस्तों ना ये व्यंजन में आता ना ये स्वर में आता, इसका योग किसी के साथ नहीं बैठता, इसलिए इसको अयोग कहते हैं। अब वहां क्यों कहते हैं, ये दोस्तों अयोग होने के बावजूद भी, मतलब स्वर ना होने के बावजूद, व्यंजन ना होने के बावजूद भी इसका एक अर्थ बहाने का कार्य होता है, ये एक अर्थ को बहाता है। तो इसलिए दोस्तों ये वहाने का कार्य करता है, तो ये हो गया अयोग वहा। ठीक है, ये स्वर व्यंजन ना होने के बावजूद भी इसका कोई अर्थ होता है जिसका ये वहन करता है, बहाता है, इसलिए ये अयोग वहा कहलाया। तो अब दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि अयोग वहा क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, दो अयोग वहा आपके होते हैं। इसको आप देख ले, तो इसमें भी आप देखेंगे आ पहले है और दोस्तों ये विसर्ग बाद में है। अब दोस्तों एक आपने देखा होगा चंद्र बिंदु, बड़े डिटेल में बातें सुनने को मिल रही हैं दोस्तों, कहीं आपको नहीं मिलेंगी। मैं गारंटी देता हूं, आप यूट्यूब पर कोई भी वर्णमाला का वीडियो देख लें, सर्च कर लें, यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इतनी विस्तार में चीजें नहीं मिलेंगी। मेरा पर्पस आपको याद कराना है, दिमाग में कंठस्थ कराना है, ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्र बिंदु और दोस्तों अनुस्वर की। एक चंद्र बिंदु देखा होगा, इस तरीके से होता है जैसे आप चांद लिखते हैं वहां पे। तो दोस्तों इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, यहां से सवाल आए हैं और आएंगे भी, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो होता है ना अनुस्वर, ये होता है आपके तत्सम में प्रयोग, ये आपके तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, ये आपके तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, ये अंतर बता रहा हूं चंद्र बिंदु और अनुस्वार में। और ये चंद्र बिंदु जो होता है साथियों, ये आता है आपका तद्भव शब्दों में। ये कहाँ आता है, ये आपका तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों के अंतर की बात। लेकिन दोस्तों अनुस्वर की एक विशेषता और है, जो हम दोस्तों अभी चर्चा कर लेते हैं। इसकी एक विशेषता और है, और यहां से सवाल डायरेक्ट पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर दोस्तों अनुस्वर की एक बात और करें, तो जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो व्यंजन में दोस्तों व्यंजनों की संख्या 33 होती है, उसमें होते हैं स्पर्श व्यंजन 25। तो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, तो हर एक वर्ग में बटे हुए हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इस प्रकार से। तो हर वर्ग का कोई ना कोई पांचवा वर्ण होता है। जैसे एक मैं आपको समझा देता हूं, का, खा, गा, घा और दोस्तों ये अंगा, इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद चलो एक और लिख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ता वर्ग, ले लेते हैं ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ठीक है, मैं चाहता इस 2 मिनट में आपको लिखवा के खत्म कर देता कहानी, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसका भी पांचवा ये और इसका भी पांचवा ये। तो दोस्तों ये जो अनुस्वर होता है, ये तत्सम के साथ साथ दोस्तों ये प्रत्येक वर्ग के मतलब वर्ग क्या है, का वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का कार्य करता है। पांचवें वर्ण का, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना, वर्ण का कार्य करता है। बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है आप सबके लिए। अब कैसे करता है ये मैंने क्यों लिखा है, सिद्ध करने के लिए। आपने देखा होगा साथियों, जब आप गंगा लिखते हैं, गंगा, तो अंगा की आवाज आ रही है इस अनुस्वर में। और जब आप दोस्तों लिखते हैं मंथन, तो ऐसे आप लिख देते हैं मंथन, तो यहां ना की आवाज निकाली, आप बोल के देखिएगा, यहां गंगा अंगा की आवाज, मंथन ना की आवाज, और यहां पे देखेंगे दोस्तों तो गंभीर, ठीक है, यहां मां की आवाज आ रही होगी आपको, आधे मां की, गंभीर। अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, अनुस्वर के साथ भी ठीक है और दोस्तों आधे वर्ण के साथ भी ठीक है, मंथन। और यहां से आप देखेंगे गंगा, ठीक है, ये वाला जो अंगा है ना, ये बीच में, इसका जो कार्य किया, इसके स्थान पर जो हम प्रयोग में लाए, वो दोस्तों अनुस्वर को लाए, मंथन। इसकी आधे ना की जगह जो हम प्रयोग में लाए, ये अनुस्वर को लाए। गंभीर, आधे मां की जगह जो हम प्रयोग में लाए, ये हम अनुस्वर को लाए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि केवल याद करना ही नहीं, समझना भी है, ताकि लंबे समय तक याद रहे, जब तक परीक्षा हो तब तक याद रहे, आपको दोबारा रिवीजन की ज्यादा जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग के, ये वर्ग लिखा हुआ है साथियों, वर्ण नहीं है,
प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का कार्य करता है। तो अब ये सिद्ध हो गया साथियों, है ना। तो जहां भी 5वां वर्ण आ रहा है तो वहां पर हम यदि इसका प्रयोग कर ले तो वो गलत नहीं होता। तो इसलिए साथियों यहां से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों अयोगवा की पूरी कहानी। अच्छा, ये ही दो स्वर ऐसे हैं, ठीक है, एक बात और आपको समझने होगी, यही दो स्वर ऐसे हैं जो साथियों नासिक्य हैं, ठीक है। नासिक्य क्या होते हैं और निर्नुनासिक क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो आपने सुना होगा नासिक्य, और इसी को हम कह देते हैं दोस्तों अनुनासिक। इसी को हम क्या कह देते हैं, अनुनासिक कह देते हैं। और दोस्तों एक शब्द होता है निर्नुनासिक, 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 ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो इसमें ना लगा हुआ है तो नाक से नहीं, हाँ, और ये नासिक्य मतलब नाक के सहित। जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले उसे हम दोस्तों नासिक्य कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। तो उसमें दोस्तों ये आपके दो ही आते हैं, अनुस्वर आता है और विसर्ग आता है। और बात करें निर्नुनासिक की तो दोस्तों ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले तो वे होते हैं दोस्तों निर्नुनासिक। इसमें आप सभी स्वर लग सकते हैं, सभी स्वर जो होंगे वो आपके निर्नुनासिक होंगे। और नासिक की में दोस्तों आपके ये अनुस्वर और विसर्ग, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर इन दोनों को ना लिख के मैं डायरेक्ट अयोगवह भी लिख सकता हूं कि इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अयोगवह। अब दोस्तों एक होता है सघोष, शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। एक शब्द होता है सघोष और एक शब्द होता है अघोष। सघोष वो है दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगे, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होगा जिन वर्णों के उच्चारण में उसे हम सघोष कहेंगे। तो दोस्तों सभी जो स्वर हैं, सभी जो स्वर हैं वो हमारे क्या होते हैं, सघोष। अच्छा, सघोष को हम केवल घोष भी लिख सकते हैं, ठीक है, घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो बात एक ही है। अघोष में दोस्तों कोई भी हमारा स्वर नहीं आता है, सारे स्वर हमारे क्या है, सघोष होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दो शब्दों से मैं आपको और परिचित कर देता हूं जो कि आपको दोस्तों व्यंजन जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी आपको इनका प्रयोग देखने को मिलेगा। एक होता है दोस्तों अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है साथियों महाप्राण। अच्छे से समझना, अगर आपको लगे कि ये याद नहीं रह सकता है तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके आप दोबारा भी दोस्तों लिख सकते हैं। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं मेरी गुजारिश भी है, विनती भी है कि आप जरूर लिखें। पहले से कहीं पढ़ रखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है आप लिखें या ना लिखें। लेकिन दोस्तों एक बार आपने हिंदी का नोट्स बना लिया, जिंदगी में कभी दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों अल्प प्राण, प्राण का मतलब यहाँ पर क्या है, वायु से, हवा से, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा ज्यादा निकले तो वहां पे हो जाएगा महाप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम निकले वहां हो जाएगा अल्प प्राण। तो इन बातों को आप लिख ले करना इनकी परिभाषा के रूप में, जैसे जो मैंने सघोष अघोष में बताया, जो मैंने नासिक किया और अनुनासिक में और निर्नुनासिक में बताया, जो मैं अल्प प्राण और महाप्राण में बता रहा हूं, ये आपको जरूर लिखना चाहिए यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अल्प प्राण में आप देखेंगे दोस्तों, अल्प प्राण में सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर। अब दोस्तों एग्जाम में सभी स्वर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें क्या होता है आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से अल्प प्राण बताइए, कोई एक स्वर दे देगा। तो बस मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवा दिया, सभी स्वर, मतलब जितने भी 11 के 11 होते हैं सभी सभी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई सा भी एक मिल जाए आपको अल्प प्राण पहचानने का है तो निश्चिंत ही आप उसको पहचान लीजिएगा, सभी जितने भी 11 स्वर होते हैं। महाप्राण दोस्तों एक भी स्वर नहीं होता है, महाप्राण एक भी स्वर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों व्यंजन होते हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। रीजनिंग की भी क्लासें दोस्तों निःशुल्क बैच में यहीं पे चल रही हैं, इसी गारंटी के साथ कि एक एक सवाल दोस्तों इन्हीं क्लासों से आपको मिलने वाला है। विश्वास करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, और दोस्तों 3-4 महीने हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, सुनिश्चित हो जाएगा आपका सिलेक्शन, वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो चलिए साथियों, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।